हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो भी हमारे साथ हैं नेहा बंसल मैम, जिनका 2010 में यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था 63 रैंक के साथ, और अभी मैम कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हैं दिल्ली में। और मैम का जो एक्सपीरियंस रहा, आज हम जानते हैं कि मैम ने कौन कौन से पोस्ट पर जॉब किया है, उसका क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। साथ में अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए कैसे चैलेंजिंग होता है जॉब करना, या फिर जो भी बातें हैं, जो भी एक्सपीरियंस है मैम का, आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लड़की एक पराया धन है। आप सुनते भी होंगे कि पराया धन है, उसको ठीक ठाक इसके पति के घर पहुंचाना है। सो दैट ठीक ठाक पति के घर पहुंचाने से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप उसको उड़ने दीजिए, उसको एक अपना जो वो अचीव करना चाहती है वो स्थान वो अचीव करने दीजिए। यही लेवल का सेटिस्फैक्शन है कि जब आप किसी के चेहरे में मुस्कान देखते हैं, आपके छोटे से एक एक्ट से अगर आप किसी को खुशी मिलती है तो दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी। आइलैंड था कचाल आइलैंड, उसमें क्या हुआ कि मैं एक विजिट पे गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने से एक जगह पर लाइट नहीं थी, और बड़े प्यार से वो बता रहे थे, कोई गुस्सा नहीं दिखा रहे थे वो। अगर शिप ना आए तो हमारी लाइफ लाइन ही रुक जाती थी, क्योंकि अगर शिप HSD नहीं लेकर आता, डीजल नहीं लेकर आता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, खाना नहीं, शिप नहीं आ रहा तो खाना नहीं आ रहा, बहुत बहुत दिनों तक कोई सब्जी और फ्रूट भी नहीं मिलते थे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। ओके, सो मैम आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा। आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, एंड उसके बाद मैंने UGC क्लियर किया था। सो बिफोर कमिंग इनटू सिविल सर्विसेज आई टॉट फॉर 6 years। ओके, सो मैम बात की जाए, जैसे कि अभी आपने बताया आप टीचिंग वगैरह भी की है, तो सिविल सर्विसेज में आने का मोटिवेशन कहाँ से मिला, या फिर कैसे सोचा आपने? मेरे फादर सिविल सर्वेंट है। मेरे फादर वॉज इन HCS प्रमोटेड IAS ऑफिसर, और वो 76 बैच HCS है, 92 बैच IAS है हरियाणा में। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। गाइस, जो स्टूडेंट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर जो स्टूडेंट 2022 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, यह उनके लिए आखिरी मौका होगा अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का या फिर लेवल अप करने का। सो गाइस, ये जो टेस्ट है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मीडियम में होने वाला है। अगर मैं GS पेपर की बात करूं टाइमिंग की, तो जो GS की टाइमिंग वो 9:30 बजे से सुबह 11:30 बजे होगा। जो C सेट है वो 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगा। सो गाइस, अगर मैं सेंटर की बात करूं ऑफलाइन सेंटर की, तो दिल्ली NCR, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, भोपाल, प्रयागराज एंड जयपुर जैसे सेंटर होंगे। सो गाइस, ये जो टेस्ट है 15 मई को होने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंट तो जरूर यूज़ करें। गाइस, आगे मैं आपको बता दूं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के बारे में। गाइस, ये जो कॉम्बैट है आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो वो क्विज के फॉर्मेट में करते हो। साथ ही ये जो अल्ट्रा कॉम्बैट है, इसका जो फॉर्मेट सेम UPSC का जो एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, उसी के पैटर्न में होता है। सो बात करूँ, यहाँ पर आप जीत सकते हो 10 करोड़ तक के अमेजिंग एक्साइटिंग प्राइजेस एंड एक्साइटिंग गैजेट्स। बात करें अगर जो टॉप रैंकर्स होंगे वो स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, साथ ही एक्साइटिंग गैजेट्स जैसे कि एप्पल मैकबुक, आईपैड और भी तमाम प्रकार के गैजेट्स। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो 500 लकी पार्टिसिपेंट होंगे उनको 10,000 तक के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप नॉच अप्रोच के साथ बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही ये जो टेस्ट है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। सो गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जो टेस्ट है, कॉम्बैट है, आप इनरोल करें। ये जो टेस्ट या कॉम्बैट है अल्ट्रा कॉम्बैट 22 मई को होने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में इनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। और अब रिटायर हो चुके हैं, तो उनसे मुझे मेनली मोटिवेशन मिला, बिकॉज घर में आपको पता है कि आपको बैकग्राउंड एक मिल जाता है, और आपको पता भी होता है कि सिविल सर्विसेज क्या आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी दे सकता है टू सर्व द कंट्री एज वेल एज टू रेज द प्रेस्टीज, योर ओन फैमिलीज प्रेस्टीज, योर ओन प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। राइट मैम। सो मैम, उस टाइम ये बताइए जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद क्या प्रोसेस रहा, आपको कब कौन से पोस्ट के लिए जॉब मिली, अपनी जर्नी बताइए जो आपने इतने 10-12 साल करीब आपने जो
सिविल सर्विसेज में भी? मेरा रिजल्ट मई में आया था, मई 2010 में। एंड हम लोगों को ट्रेनिंग सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है जो कि 100 डेज़ के आसपास होता है, विच स्टार्टेड समवेयर, अब तो चेंज होता रहता है। पहले इट यूज टू स्टार्ट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, अगस्त एंड में शुरू हुआ था, 30 अगस्त को हुआ था हमारे केस में, 30 अगस्त 2010। तो 3 महीने का बाय टिल दिसंबर तक हमारा ये कोर्स चला। उसके बाद हमारा फेज़ 1 ट्रेनिंग था जो कि जिसमें सारी बाकी सर्विसेज जो होती हैं वो चली जाती है। जैसे IPS है वो अपनी एकेडमी चले जाते हैं, फॉरेस्ट सर्विस वाले अपनी एकेडमी चले जाते हैं, फॉरेन सर्विस वाले अपनी एकेडमी चले जाते हैं। हम लोग मसूरी में रहते हैं और हमारा फेज़ 1 शुरू होता है, विच इज़ अराउंड 9 मंथ्स का कोर्स होता है, जिसके अंदर भारत दर्शन भी होता है, जिसे विंटर स्टडी टूर कहा जाता है। उसमें हमें IAS के बारे में पूरा ट्रेन किया जाता है, रेवेन्यू मैटर्स के बारे में, डेवलपमेंट मैटर्स के बारे में। उसके बाद हमारा ये इट्स अ सैंडविच कोर्स, तो फिर हमारा 1 साल का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है। तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इरोड में किया है बिकॉज माई ओरिजिनल कार्डर वॉज तमिलनाडु। एंड देन उसके बाद 2 से 3 मंथ्स का 2 to 3 मंथ्स का डीब्रीफिंग एक वो होता है, जिसके अंदर जैसे फेज़ 2 बोलते हैं हम। तो वो फेज़ 2 हमने फिर से मसूरी में करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो एज SDM नजफगढ़ हुई थी। नजफगढ़ जी। ओके मैम, उसके बाद फिर आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई, कितने टाइम आपने कहाँ पे क्या काम किया मैम? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एज SDM नजफगढ़ थी 2013 से 14 तक। उसके बाद मैंने एज एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन में काम किया है और एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली काम किया है। उसके बाद मैं 4 साल मैं और मेरे हस्बैंड अंडमान में पोस्टेड थे, जहाँ पे मैंने एज DC निकोबार काम किया है 2 साल। और उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में एज सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ काम किया। मेरे पास 5 पोर्टफोलियोज थे। ओके, सो मैम आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैम अभी हम जर्नी की बात करें तो ये जर्नी आपकी कैसी रही सिविल सर्विसेज के रूप में? बहुत अच्छी जर्नी रही। वन लर्न्स अ लॉट। किसको मिलता है मौका जाने का? अदरवाइज निकोबार जाने का तो कभी मौका नहीं मिलता, बिकॉज निकोबार इज़ नॉट, यू कैन नॉट गो टू निकोबार अनलेस यू आर पोस्टेड देयर, क्योंकि इट कम्स अंडर ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ जानने की अपॉर्चुनिटी है। आप दुनिया को, आप अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं एक बहुत ही सुदूर इलाके में जाके। उसका एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन है कि जब आप किसी के चेहरे में मुस्कान देखते हैं, आपके छोटे से एक एक्ट से अगर आप किसी को खुशी मिलती है तो दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए भी। मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैंने सेवा की, मेरे को भी बहुत कुछ मिला इसके अंदर। मिला इस सेंस में कि मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिली है, ऑफकोर्स प्रेस्टीज मिला है, सोशल एक स्टैंडिंग मिलती है आपको जब आप सिविल सर्विसेज में आते हो, और आपको मौका मिलता है अपने एक्सपीरियंसेस गेन करने का। राइट मैम। सो आपने मेनलैंड में भी जॉब करी है, जैसे कि दिल्ली आपने बताया, और मैम आपने निकोबार में भी की। तो मैम वहाँ और यहाँ पे क्या आपको डिफरेंस लगता है जो कि आप शेयर करना चाह रहे हो? मैं आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कॉन्ट्रास्ट द एक्सपीरियंस इन DC Nicobar and as DM West. DM West was the post which I did just immediately before my present posting. तो as DM West things were very tough, especially because मैंने कोरोना में काम किया है और पूरा 1.5 साल, उससे पहले हमारे इलेक्शंस भी थे जो हमारे असेंबली इलेक्शंस थे, तो उसमें भी काफ़ी एफर्ट्स लगे थे उसको अच्छे से कराने में। लेकिन दिल्ली में टेक्स्ट बुक इलेक्शंस होते हैं, हमेशा बहुत अच्छी तरह से इलेक्शंस होते हैं। तो एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है यहाँ पे, अच्छे से हो जाता, चैलेंजेस भी हम ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन कोरोना अनप्रेसिडेंटेड था, किसी को नहीं पता था इसमें करना क्या है। और इसमें क्या हुआ कि डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि अन्य स्टेट्स में DCs के पास होता है, जबकि यहाँ पे जो DM का सिस्टम है बहुत अलग है। जो DM होते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनके पास उतनी पावर्स नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे पुलिस और MCD का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू द रेवेन्यू ऑफिशियल्स। लेकिन जब हमें यहाँ पे जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा तो सारा काम हमें दिया गया, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट इनिशियली बिकॉज क्योंकि हमारे पास उसका वेयर विद ऑल नहीं था। पर विद द सपोर्ट ऑफ एवरीबडी, विद द सपोर्ट ऑफ आवर सीनियर ऑफिसर्स, हमारे CS ACS सब ने हमें गाइड किया, ऑनरेबल LG साहब ने हमें गाइड किया, प्लस हमारे को और लोगों का सपोर्ट मिला, तो हमने बहुत अच्छे से इसको किया। लेकिन इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम, क्योंकि हमारे को हर तरह की ड्यूटी दी गई थी, जिसमें हमें E-पासेस बनाने थे, जिसमें हमें कैंप्स लगाने थे जो लेबरर्स घूम रहे थे, और वो फूड राशनिंग भी करनी थी, फूड भी बांटना था, और ऑब्वियसली
टेस्टिंग, जो टेस्टिंग ट्रीटमेंट, उनकी आइसोलेशन, वो सब भी हमें कराना था, हॉस्पिटल्स बनाने थे, टेम्प्रेरी हॉस्पिटल, आइसोलेशन प्लेसेस बनाने थे। तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक वर्क और बहुत उसमें हमने बहुत एफर्ट लगाया। इन कॉन्ट्रास्ट हमें ऐसा लगता है कि DC निकोबार एक पैराडाइज टाइप का वो रहा होगा, पर वैसा भी नहीं था। दो वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी कि वहाँ पे क्योंकि 90% जनता ट्राइबल है, Right. और वहाँ पे निकोबारी ट्राइब्स रहती है, तो हम जब जाते हैं मेनलैंड से तो हम सोचते हैं कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे उसको इतना डेवलप कर देंगे, उसके अंदर स्कूल खोल देंगे, उसके अंदर हॉस्पिटल खोल देंगे, उसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें खोल देंगे। लेकिन आप जब जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि उनको उस तरह की डेवलपमेंट नहीं चाहिए। right. उनको दे वांट टू बी हैप्पी एंड दे वांट कि बेसिक उतनी डेवलपमेंट चाहिए जिससे वो हैप्पी रह सके और जिससे उनको प्रॉब्लम ना आए। तो उनकी जो छोटी छोटी खुशियाँ, आई रियलाइज कि मैं आई वाज ट्राइंग टू इम्पोज माई ओन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, बट दे आर वेरी हैप्पी पीपल। अगर हैप्पीनेस की बात की जाए तो वो इंडिया में सबसे आगे है। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। एंड वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि अगर शिप ना आए तो हमारी लाइफलाइन ही रुक जाती थी, क्योंकि अगर शिप HSD नहीं लेकर आता, डीजल नहीं लेकर आता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, खाना नहीं, शिप नहीं आ रहा तो खाना नहीं आ रहा, बहुत दिनों तक कोई सब्जी और फ्रूट भी नहीं मिलते थे वहाँ पे लोकली हमको, जो वहाँ पे लोकल ग्रो होता था बस वही मिलता था। तो इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन माई ओवरऑल एक्सपीरियंस इन निकोबार वॉज ब्यूटिफुल। आई लर्नड अ लॉट एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। I'm very lucky कि I was in the IS and I got this opportunity to do that. ओके, सो मैम कुछ ऐसा इंसिडेंट हो या फिर कुछ आपने ऐसा काम किया हो जो उनके लिए सच में ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, जो काफ़ी यूनिक भी हो मैम? आई वुड से यूनिक, बट आई वुड से कि क्या होता है कि जब हम, जैसे निकोबार एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पे 22 आइलैंड्स हैं और 7 से 8 आइलैंड्स में लोग अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं। तो आप देखते हो कि आप उधर हर एक जगह पे जा भी नहीं पाते हो। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू कांट गो एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हेलीकॉप्टर ही उस आइलैंड पे एक हफ्ते में एक बार जा रहा है और उस दिन आपकी मीटिंग होगी तो आप नहीं जा पाओगे उस दिन। तो कई बार क्या होता है कि मैंने पूरे आइलैंड्स मैंने जो देखे वहाँ पे एक आइलैंड था कचाल आइलैंड। उसमें क्या हुआ कि मैं एक विजिट पे गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने से एक जगह पे लाइट नहीं थी, और बड़े प्यार से वो बता रहे थे, कोई गुस्सा नहीं दिखा रहे थे वो। तो मेरे को लगा, मैं कि 6 महीने से लाइट नहीं है और आप मतलब कैसे रह रहे हैं? तो इमीडिएटली मैंने फिर इसको एस्केलेट किया, और वहाँ पे ऑनरेबल LG थे, वहाँ पे CS जो थे, और वहाँ पे जो पावर सेक्रेटरी थे, उनको पता चला और उन्होंने इमीडिएटली हेल्प हमें भेजी, और विद इन 1 or 2 days वो लाइट रिस्टोर हो गई। तो आई गॉट पर्सनली लॉट ऑफ कॉल्स एंड मैसेजेस ऑन माई फोन कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इट मेड मी वेरी हैप्पी। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि मुझे पहाड़ तोड़ना है उनके लिए, पर मुझे लगता है कि आप छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस ला के आप सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, पीपल को हैप्पी बना सकते हैं। देन एज आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी मैंने बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम्स कराए पोर्ट ब्लेयर में, क्योंकि मुझे याद है कि वहाँ उससे पहले इतने प्रोग्राम्स नहीं होते थे। बहुत सारे मेनलैंड से आर्टिस्ट आते थे और हम लोग अपने आर्टिस्ट को मेनलैंड भेजते थे। तो इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर। एज मैं आपको उसके बारे में तो बता ही चुकी हूँ, एज DM वेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था, बट वी ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ अ सीनियर ऑफिसर्स वी डिड वेरी वेल। राइट मैम। सो मैम आगे बात की जाए आपके प्रिपरेशन जर्नी की, तो मैम थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि उस टाइम पे क्या सीन रहता था प्रिपरेशन वगैरह का, और आज के टाइम पे क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको? देखिए, हमारे टाइम में एक तो उस टाइम पे 2 ऑप्शनल्स होती थी और प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल होती थी। तो उस टाइम पे बहुत मेजर स्ट्रैटेजी होती थी कि आपको अपनी ऑप्शनल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। आई डोंट नो वेदर कि अभी क्या रहेगा, पर मुझे लगता है कि अभी GS काफ़ी ज़्यादा अधिक उसका महत्व बढ़ गया है। तो मेरे टाइम में मेरे को बड़ा श्योर था कि मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर था मेरे पास, और प्रीलिम्स में हिस्ट्री था। तो आई वॉज वेरी गुड एट बोथ द सब्जेक्ट्स, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। प्रिपरेशन में लाइब्रेरी जाके करती थी, वहाँ पे मैं चंडीगढ़ में रहती थी, तो मैं AC जोशी लाइब्रेरी है वहाँ पे, तो आई यूज्ड टू गो देयर एंड स्टडी देयर फॉर 14 to 16 आवर्स। और इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग पढ़ते हुए मिलते थे, तो आप उसको देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, वट एवर रीड यू कैन गेट टू रीड, उसको रीड करो, बारी बारी रीड करो, और उससे आपको बहुत कुछ आपके दिमाग में घुस जाता है। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदू न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। देन आपकी जो गैजेटियर ऑफ इंडिया है, जो कि पब्लिकेशन डिवीज़न करता है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर वेरी गुड थिंग जो कि हमें पढ़ना
करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। देन आपको इस तरह की किताबें, आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशंस है या इकोनॉमिक सर्वे है, वो सब जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है, पढ़नी चाहिए हमको। उसके अलावा मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना तो ऑफकोर्स मस्ट है ही। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट। देन आप सब्जेक्ट ऐसा चूज़ कीजिए जिससे आपको हेल्प हो जाए मेंस में, मतलब जो आपका जो जनरल स्टडीज़ का कुछ एक कॉम्पोनेंट अगर आप लेके उसके अंदर ऑप्शनल लेके, अगर ऑप्शनल और उसमें अगर एक आपका ओवरलैप है तो बहुत फ़ायदा रहता है। जैसे मेरे पास हिस्ट्री था तो मेरा पूरा हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो तैयार हो जाता था इस तरह से। राइट मैम। ओके, सो मैम बात की जाए जैसे एक फीमेल ऑफिसर के रूप में आप जो आप कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो मैम कितना चैलेंजिंग लगता है? जैसा कि आपने हर स्टोरी एक बुक भी लिखी है, तो उसमें ऐसा क्या बताने की कोशिश की गई है? कहीं ना कहीं मैम आपने खुद से मोटिवेट होकर या आपने जो काम कर रहे हो, आप देख रहे हो, उससे रिलेट करके ही लिखा होगा मैम? देखिए, हर स्टोरी इज़ अ स्टोरी ऑफ वुमन काइंड। इट इज़ अ स्टोरी, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, मैंने 39 कैरेक्टर्स लिए हैं, उनकी स्टोरीज लिखी है। तो वो पुराने काल से भी हैं, जिसमें एपिक माइथोलॉजी से भी है, जैसे हिडिम्बा है या द्रौपदी है या मंदोदरी है या शूर्पणखा, उनके बारे में भी स्टोरी लिखी है, और मॉडर्न कैरेक्टर्स के बारे में भी लिखी है। तो इट इज़ बेसिकली द स्टोरी गिविंग अ वॉइस टू द साइलेंट वुमन, जो मार्जिनलाइज वुमन है, उसको एक वॉइस देने की कोशिश की गई है। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम वेरी लकी बिकॉज आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया IAS बनने के लिए। मैं 28 की ईयर्स मैंने IAS क्लियर किया, तो उन्होंने मेरे को फुली सपोर्ट किया, ना मुझ पर कभी मैरिज का प्रेशर डाला, ना किसी चीज़ का कि जब तक आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो। तो माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव, ही इज़ एन IPS ऑफिसर हिमसेल्फ, जबकि उनका इतना बिजी जॉब है, तो लेकिन फिर भी हम दोनों मिलके वी मैनेज आवर चाइल्ड हु इज़ अ वेरी स्वीट चाइल्ड, एंड वो भी खुद ही भी मैनेज अपने आप को कर लेता है। साथ में हमारे इन-लॉज भी कभी कभी हमारे साथ रहते हैं, तो वो भी बहुत मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, तो मेरे को कभी इस तरह के इश्यूज नहीं आए। ओके, सो जैसे कि मैम अभी आपने सर के बारे में बताया, तो मैम सर के बारे में थोड़ा सा और बताइए, कौन से पोस्ट पर हैं अभी सर? और मैम आप लोग कैसे फैमिली को टाइम दे पाते हो, कितना टाइम दे पाते हो? क्योंकि इतना बिजी जॉब है ना, लोग सोचते हैं कि इस जॉब में आने के बाद एक मतलब अलग सी कठिन परिश्रम में चला जाना या कठिन परीक्षा में चला जाना। देखिए, देयर हैव बीन फेजेस जब दीपक बहुत बिजी रहे, मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहे हैं, तो हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, सो आई गिव मोर टाइम। जैसे हम एक टाइम था कि जब मैं DM बेस्ट थी और वो DCP थे, तो हम दोनों को बहुत मुश्किल हो रही थी उस टाइम पे कि, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि आई विल गो फॉर अ नॉन फील्ड पोस्ट, ताकि इतना प्रॉब्लम ना आए। तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट विद योर पार्टनर कि आपको किस तरह से करना है। कभी वो एक नॉन सेंसिटिव पोस्ट पे रहे, कभी मैं एक नॉन सेंसिटिव पोस्ट पे रहूँ, जिसमें इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो। प्लस बच्चा भी अपने आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन कभी पेरेंट्स आके यहाँ हेल्प कर देते हैं, तो हो जाता है ये मैनेज, इतना मुश्किल नहीं है करना। राइट। सो मैम आपकी हॉबीज़ की बात की जाए तो हॉबीज़ क्या है मैम? और उस टाइम पे जो हॉबीज़ थी और अभी जो हॉबीज़ हैं उसमें क्या डिफरेंस आया है, या फिर अपने हॉबीज़ को आप सही से एंजॉय कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो जॉब की वजह से? मेरी हॉबीज़ जो मैंने UPSC के फॉर्म में लिखी थी, वो मैंने लिखा था वॉचिंग वर्ल्ड सिनेमा एंड रीडिंग लिटरेचर, एंड ऑल्सो स्टैम्प कलेक्टिंग मैंने लिखा था, जो कि मेरी अभी भी हॉबी है। और अभी चेंजेस ये आए हैं कि मूवीज़ तो मैं इतना नहीं देखती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, और ज़्यादातर आप जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो OTT चैनल्स हैं उस पर जो आता है वो आप देखते हो। क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली वर्ल्ड सिनेमा के लिए कुछ मूवी देखूँ, नहीं होता है। लेकिन बुक्स आई रीड अ लॉट, आई राइट, मैं लिखती हूँ और रीड करती हूँ। और उसके अलावा स्टैम्प्स मैं कलेक्ट करती हूँ, तो स्टैम्प्स की कलेक्शन मैंने अपने बेटे को दे दी है। नाउ ही इज़ ऑल्सो एन एविड स्टैम्प कलेक्टर। उसके अलावा मैं कई चीज़ें आर्ट कलेक्ट करती हूँ और फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि ये कोई कलेक्ट करना कोई बहुत बड़ी हॉबी नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक स्टैम्प इज़ अ विंडो टू द कल्चर ऑफ अनदर वर्ल्ड। तो आपका जो एक दूसरा देश के बारे में आपको इतनी छोटी सी स्टैम्प में इतना कुछ पता चल जाता है। इसी तरह से जब एक फ्रिज मैग्नेट आप देखते हो, तो एक छोटे से फ्रिज मैग्नेट में आपको उसके कल्चर का एम्बेसडर है, तो इसीलिए मैं उसको इस तरह से देखती हूँ। या आर्ट फॉर्म है, आई लाइक कलेक्टिंग हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि हाथ से बनी हुई चीज़ एक कल्चर को पूरा का पूरा कैरी करती है अपने साथ। तो ये हम करते हैं। बट जो सबसे मेजर हॉबी है, जो विच आई हैव रिटेन्ड, जो मैं फुल टाइम उसको बहुत पैशन के साथ फॉलो करती हूँ, दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग। राइट मैम। सो मैम सिविल सर्विस देखा जाए काफ़ी हेक्टिक जॉब होती हैं, तो अपने आप को मैम कूल कैसे रख पाते हो? क्योंकि कभी कभी काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और आपके जो नीचे
बच्चे काम कर रहे होते वो सही से काम नहीं करके देते हैं, तब उस टाइम पे आप मैम कैसे हेक्टिक रहते हो, क्या करते हो हेक्टिक रहने के बाद कूल रखने के लिए? नहीं, हेक्टिक तो है, मतलब देयर आर सम प्रोफाइल्स व्हिच आर वेरी हेक्टिक, जैसे एज डीएम वेस्ट इट वाज वेरी वेरी हेक्टिक। अभी माय प्रेजेंट असाइनमेंट इज नॉट दैट हेक्टिक, सो मेरे को आराम से टाइम मिल जाता है अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने का। जब मैं डीएम वेस्ट थी तो मैं नहीं कर पाती थी बहुत ज़्यादा। और कूल रहने का ये है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप बिना मतलब के स्ट्रेस के शिकार हो जाओगे। आई थिंक वन मस्ट डू इज़ वॉक। मुझे लगता है एक वॉकिंग जो है एक बहुत स्ट्रेस बस्टिंग हॉबी है विच वन शुड डू। वॉकिंग है या स्लाइट फिजिकल एक्सरसाइज है या इस तरह की करने से काफ़ी ज़्यादा आप इसकी बाकी ये है कि हर बंदा अपनी तरफ से बेस्ट काम करने की कोशिश करता है, और अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स में चिल्लाते रहोगे तो टीम कैसे बनेगी? सो यू कैन ऑलवेज गाइड देम एंड रादर देन लूजिंग योर कूल ओवर। देखिए ऐसा नहीं है कि हर इंसान अपना कूल कभी कभी ना लूज करता है, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑलवेज रिमेंबर यू शुड ट्रीट अदर्स द वे यू वांट योर सीनियर्स टू ट्रीट यू। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सीनियर्स आपको अच्छे से ट्रीट करें, आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, तो यू शुड ऑल्सो ट्रीट योर सबॉर्डिनेट्स द सेम वे। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि हम लोग एक अच्छा ऑफिसर बनना इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा इंसान बनना, राइट मैम, सो दैट द पीपल रिमेंबर यू कि वो बहुत अच्छी थी। यस मैम। सो मैम आपकी अभी टाइम टेबल क्या रहती होगी वैसे, कि मतलब कितने टाइम आप ऑफिस को देते हो, फिर आप अपने क्या काम करते हो वैसे? देखिए हमारा टाइम होता है जनरली 10:30 से और रात के 6-7 बजे तक। तो मेरे पास 3 चार्जेस हैं फ़िलहाल, और बहुत आराम से इसमें काम निपट जाता है, तो इट्स नॉट लाइक अ बिग डील। और सैटरडे संडे भी जनरली फ्री मिल जाता है। राइट। सो जो मैम हॉलीडेज होते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, मतलब अपने जॉब के अलावा ऐसा कुछ? As I told you, my hobbies are like reading. So I read. I've written this book. So मतलब मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, और मूवीज़ देख लेते हैं जो टीवी पे आ रही होती है, बाहर घूम लेते हैं। अभी गर्मी है तो गर्मी के मौसम में थोड़ा बाहर घूमना मुश्किल होता है, तो सर्दी के मौसम में आई गो आउट फॉर पिकनिक्स विद माई सन। आई शो हिम द हिस्टोरिकल प्लेसेस। जैसे पिछले साल हम उसको कुतुब मीनार और हुमायूं टूम्ब लेके गए थे, जैसे ही कोरोना थोड़ा सा की लहर थोड़ी कम हुई थी। तो डिफरेंट म्यूजियम्स में लेके जाके, नेशनल म्यूजियम है यहाँ पे, बिकॉज हमारे देश में बहुत कुछ है देखने वाला, और हमारे को उसको वैल्यू करना चाहिए और अपने बच्चों से वैल्यू करवाना चाहिए। राइट मैम। सो जो कैडर होता है मैम, तो आपने कैडर क्या सोच के प्रेफरेंस दिया था कि आपको ये कैडर में जाना है, और जाना है तो क्या रीज़न थे? मैंने कोई कैडर सोच के प्रेफरेंस नहीं किया था। जनरली सब लोग अपना होम कैडर सबसे पहले ऊपर रखते हैं, और बाकी फिर जनरली लोग इस बेसिस पे रखते हैं कि अगर नॉर्थ इंडियन हो तो आप नॉर्थ कैडर्स ऊपर रखोगे, साउथ इंडियन हो तो। अभी तो कैडर पॉलिसी भी चेंज हो चुकी है, बिकॉज आई थिंक नाउ आपके ग्रुप होता है जिसके हिसाब से आपको करना होता है। पर हमारे टाइम में ये पॉलिसी थी कि सब जो नॉर्थ इंडियंस है वो नॉर्थ को ऊपर रखते थे, और साउथ इंडियन साउथ वाले स्टेट्स को ऊपर रखते थे। पर मैंने थोड़ी रैंडम सा रखा था। मेरा फर्स्ट कार्डर अपना हरियाणा को ही रखा था, बिकॉज इट वाज माय होम कार्डर। फिर राजस्थान वगैरह 1-2 करके फिर मैंने साउथ इंडियन स्टेट्स भी ला दी थी, इसलिए मेरे को तमिलनाडु कार्डर मिला था रादर देन यूपी। मैंने तमिलनाडु को यूपी से ऊपर रखा था उस टाइम पे, तो मुझे तमिलनाडु कार्डर मिल गया था। अब उसका कोई लॉजिक नहीं था, वो मेरे को जो समझ में आया मैंने उस टाइम पे डाल दिया। फिर जब मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई तो उनको आगमू कार्डर मिला, तो मैंने तमिलनाडु छोड़ के मैंने यूटी कार्डर ज्वाइन किया था। राइट मैम। सो जैसे कि मैम आपने बताया आपने डीएम के पोस्ट पर जॉब किया, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं डीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है लोगों के साथ। तो मैम ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो, जिससे नए जो एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन से मिले? इंसिडेंट मैंने जैसे आपको ही बताया था, ये जो एज डीसी निकोबार मैंने आपको बताया था कि कचाल आइलैंड पे क्या हुआ था, तो दैट मोटिवेटेड मी अलॉट। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे को इतने सारे मैसेजेस आए, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो उन सबके फ़ोन भी चार्ज हो गए, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भी करने शुरू कर दिए। उन्होंने मेरे को सबने व्हाट्सएप तो नहीं चल रहा था वहाँ पे, सॉरी, नॉर्मल रेगुलर टेक्स्ट मैसेजेस किए, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो दैट वाज वन इंसिडेंट। इसी तरह से जब मैं डीएम वेस्ट थी, तो कोरोना टाइम में हम लोगों ने जब बहुत सारे लोगों को जो स्ट्रैंडेड लेबर से उनको रेलगाड़ी चला के उनको पूरा प्रॉपर्ली भेज दिया, और बहुत सारे लोग थे जो अपना घर जाना चाहते थे अपने टाइम पे आराम से, क्योंकि बहुत दिनों तक रेलवे नहीं चली थी, तो बहुत सारे लोग स्ट्रैंडेड थे जो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, बट वो अपने घर जाना चाहते थे, तो उनको हमने भेजा। देन हमने बहुत ही अच्छा एक जो सिस्टम बहुत अच्छा हमने किया था कि वो था एक जो हम लोगों ने कॉल सेंटर खोला था, जिसमें हम क्या करते थे, जो भी केस निकलता था, क्योंकि हम
हम पूरा वो करते थे, उसको दिन में 3 बार हम फ़ोन करवाते थे। तो ये जब बहुत लोड था तब भी हमने ये करवाया, उसमें हमने बहुत सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगाया और हस्बैंड हम 3 बार उन लोगों को फ़ोन करवाते थे कि आप ठीक हैं, आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि सो दैट वी कुड कीप अ चेक ऑन देम। तो दैट वाज समथिंग विच गॉट अ लॉट ऑफ प्रेजेस, और ये सारे ऑल ओवर दिल्ली में ये वाला मॉडल हमने लोगों ने फॉलो किया था। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट, क्योंकि दैट कनेक्टेड अस। जनरली क्या है कि डीएम ऑफिस दिल्ली में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, मतलब इन द सेंस कि लोगों को नहीं पता होता डीएम जो दिल्ली के डीएम है उनके उस इंस्टीट्यूशन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन कोरोना ब्रॉट अस क्लोजर टू पीपल। सो मतलब वो हमें लगा कि जो कोरोना था इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन दैट सेंस, बट ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड इट इज़ वेरी पेनफुल, और बहुत लोगों ने बहुत सफ़र किया है, बट येस इट ब्रॉट द गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल, इन दैट सेंस इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। राइट मैम। सो मैम बात की जाए, अभी भी गर्ल्स जो स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनको ज़्यादा बाहर भेजते नहीं हैं पढ़ने के लिए, या फिर ज़्यादा नहीं पढ़ाने को बोलते हैं, तो मैम जो पेरेंट्स इस तरीके के हैं, फिर जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, गर्ल्स को स्पेशली देखा जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने एक पोएम लिखी है जिसको मैं पढ़ना चाहूँगी। दिस इज़, आपने जो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर उसका एक आंसर है ये। तो मैं यही कहूँगी, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको विंग्स दें उनको। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे विंग्स दिए और मुझे जो मैं करना चाहती थी मुझे करने को दिया। मैंने पहले ही बताया था कि मुझे कोई प्रेशर नहीं किया गया कि शादी करनी है या कुछ करना है, तो मुझे पूरा टाइम जो मेरे को मिला और जितने साल मैंने लगाए सिविल सर्विस क्लियर करने में, उन्होंने मुझे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाला। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी लड़कियों को, बच्चियों को खुला आसमान दें उड़ने के लिए। सो मैं एक पोएम पढ़ना चाहूँगी विच विल टेल अबाउट दिस आइडिया। दिस पोएम इज़ कॉल्ड रक्षाबंधन। तो इसमें ये लड़की अपने भाई को कह रही है, As I tie this red molly with silver peacock feather on your bony wrist, I see you rummaging your kurta pocket for perhaps a Tissot watch you have spied on my Google searches. तो अपने भाई को वो ये बोल रही है कि मैं जब आपको राखी बांध रही हूँ तो मुझे पता है कि आप अपने पॉकेट में से निकालने के लिए दे रहे हो मुझे गिफ्ट, शायद तो वो वॉच है जो आपने सोचा कि मेरे को चाहिए, या और perhaps it is a fat wad of currency notes that our mom has blackmailed you to put in the shagan envelope. या मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत सारा पैसे देने वाले हो लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए. So she says, but no brother, it's not what I want as my this year's Rakhi is present. I would rather have equality of opportunity to pursue my dreams. तो मुझे अपने ड्रीम को परस्यू करने दीजिए. I would rather have equality of opportunity to pursue my dreams like you are allowed to. जैसे आपको अलाउ किया गया है हमारे पेरेंट्स ने, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए टू परस्यू माई ड्रीम्स. आई वुड रादर वॉन्ट रिस्पेक्ट फॉर माई ओपिनियन. हमारे समाज में देखा जाता है कि कोई भी जैसे यंग लड़की अगर कुछ बोलती है तो कहते तुम चुप रहो, तुमको नहीं पता है, तुम ऐसे नहीं करते हैं. क्योंकि जनरली हम प्रिज्यूम करते हैं कि कोई 18-19 साल की लड़की है तो उसमें तो अकल होगी ही नहीं. जनरली औरतों को वैसे भी कंपैरेटिवली कम रिस्पेक्ट दिया जाता है और सोचा जाता है कि इसको नहीं पता है, ये बेवकूफ़ है. तो और एक मेट्रियार्क बनने के बाद शायद थोड़ी रिस्पेक्ट आती है. तो ये है कि यू शुड नॉट डिसमिस हर आइडियाज़. आप उसकी बात तो सुनो. I would rather want respect for my opinions and no more dismissal of my voice as naive at dinner table. I would rather want a promise that you won't deem me a property to be protected till you hand me over to my rightful honor. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लड़की एक पराया धन है. आप सुनते भी होंगे कि पराया धन है, उसको ठीक ठाक इसके पति के घर पहुंचाना है. सो दैट ठीक ठाक पति के घर पहुंचाने से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप उसको उड़ने दीजिए, उसको एक अपना जो वो अचीव करना चाहती है वो स्थान वो अचीव करने दीजिए. आई वॉन्ट यू टू बी द विंड बीनीथ माई विंग्स एंड नॉट द जूल स्टडेड गोल्डन केज दैट वुड बाइंड मी फॉर लाइफ. मुझे सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, मुझे आप मेरी हवा बनिए जो मेरे को उड़ने में हेल्प करेगा और नीले आसमान को छूने की में मदद करेगा. So that is what my poem is about. So I request all the parents who think that their daughters can't do it, या कुछ हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या आपकी नाक कट जाएगी, ये सब बातें छोड़िए, रूढ़िवादी विचार छोड़िए. और अगर आपकी बेटी प्रॉमिस उसमें एक शी होल्ड्स अ प्रॉमिस तो आप उसको बिल्कुल मौका दीजिए so that she can reach the skies. ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज. सो गाइस, देखा मैम ने अपनी जर्नी आपके साथ डिटेल में शेयर किया, उन्होंने एक्सपीरियंस भी बताया उनके जॉब के साथ क्या एक्सपीरियंस रहे. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. जय हिंद.